हमारी शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि व्यवहारिक दृष्टि से छात्र और अध्यापक में एक अटूट रिश्ता होता है, क्योंकि किसी भी देश की हर क्षेत्र में उन्नति शिक्षा की ही देन होती है। आज कोई भी देश अपनी शिक्षा नीति को उसी प्रकार से संचालित करता है जिस प्रकार से उसके देश के नागरिक उस देश के नागरिकों की उसे जरूरत होती है। अगर एक देश में लोकतांत्रिक शिक्षा का प्रचलन है तो इसका कारण उस देश की प्रजातांत्रिक प्रणाली है। अगर हमारे देश में प्रजातंत्रीय शिक्षा प्रत्याशियों को, विद्यार्थियों को प्रोवाइड की जाती है तो इसका कारण ये है कि हम अपने देश के नागरिकों को लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली के अनुसार तैयार करें। किसी भी देश की उन्नति उसकी शिक्षा की सुदृढ़ नींव पर टिकी होती है। अगर हमारे देश की नींव सुदृढ़ है, अगर हमारे देश की शिक्षा नीति सुदृढ़ है तो हमारा देश अपने आप ही सुदृढ़ बनेगा। यदि हम जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस जैसे विकसित देशों पर एक दृष्टि डालते हैं तो हमें वहां हर क्षेत्र में उन्नति ही उन्नति दृष्टिगत होती है, जिसका कारण उन देशों की शिक्षा नीति ही है। जहां प्रतिवर्ष शिक्षा पर अधिक से अधिक धन व्यय किया जाता है, जबकि हमारे देश में शिक्षा पर खर्च होने वाला धन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत कम होता है। विकसित देशों में शिक्षा पर अत्यधिक खर्च इसलिए किया जाता है कि किसी भी देश के विकास की, किसी भी देश की उन्नति उसके देश के नागरिकों पर निर्भर करती है। वो विकसित देश ये सोचते हैं कि अगर हमारे नागरिक सभ्य होंगे तो देश की उन्नति होनी स्वाभाविक ही है। अगर हम शिक्षा पर इनपुट में ज्यादा पैसा डालेंगे, अगर हम अपने बजट में शिक्षा पर अधिक पैसा व्यय करेंगे तो हमारे देश की उन्नति भी स्वाभाविक है। जबकि इसके विपरीत हमारे देश में शिक्षा नीति पर, शिक्षा सुधारों पर कम से कम व्यय किया जाता है। यदि उन देशों की शिक्षा नीति कुछ इस प्रकार से बनाई गई है जहां प्रतिवर्ष अधिक से अधिक पैसा शिक्षा नीति पर खर्च किया जाता है तो उन देशों को अच्छे नागरिक क्यों नहीं मिलेंगे? और अच्छे नागरिक ही किसी देश के भविष्य का फैसला करते हैं। यदि किसी देश के नागरिक अच्छे होंगे, विकसित होंगे, सुदृढ़ होंगे तो उस देश का निर्माण स्वतः ही हो जाएगा। और आउटपुट में उन देशों को सभ्य, सुशिक्षित, होनहार नागरिक प्राप्त होते हैं जो हर क्षेत्र में
उन देशों को तरक्की के रास्ते पर अग्रसर करते हैं। अतः किसी भी राष्ट्र अथवा समाज का विकास उसके नागरिकों पर निर्भर करता है और अच्छे नागरिकों का निर्माण उस देश की शिक्षा नीति पर। यह बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अतः इस तथ्य में कोई संदेह नहीं रह जाता कि अच्छी शिक्षा नीति के द्वारा ही अच्छे छात्रों और अध्यापकों की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। यदि हम अपने देश में अच्छी शिक्षा नीति लागू करेंगे तो हमारे देश में छात्र और अध्यापक अच्छे होना स्वाभाविक सी बात है। किसी भी देश की शिक्षा नीति उसके संवैधानिक ढांचे के अनुरूप तैयार की जाती है। अगर हमारे देश में संवैधानिक ढांचा लोकतांत्रिक है तो हमारी शिक्षा नीति का लक्ष्य भी लोकतांत्रिक ढांचे के अनुसार नागरिकों को तैयार करना है, ताकि देश के नागरिक संवैधानिक तथ्यों से भली भांति परिचित हों, कानून का सम्मान करें और एक सभ्य समाज अथवा राष्ट्र का निर्माण करें। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह क्वेश्चन बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में, टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट में, नेट परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और एक कामयाब लोकतंत्र है जिसका संविधान बहुत ही विस्तृत और निर्मित है तथा अनेकों वैकल्पिक अनुच्छेदों से भरा पड़ा है। अतः इतने विशाल और जटिल आकार लिए हुए संविधान को सफल बनाने के लिए और नागरिकों को इसके अनुरूप तैयार करने के लिए हमें एक सुदृढ़ शिक्षा नीति की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम अपने देश का और उसकी नीतियों का व उसके शासन तंत्र के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक सुदृढ़ और सुस्पष्ट शिक्षा नीति ही हमें विकसित देशों की श्रेणी में ला सकती है। अगर हमारे देश की शिक्षा नीति अच्छी होगी और देश के नागरिक उसके अनुरूप तैयार होंगे जो हमारी शिक्षा नीति का लक्ष्य है, तो हमारा देश विकसित देशों की पंक्ति में अवश्य आ जाएगा। हमें याद रखना चाहिए कि एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण अध्यापकों पर निर्भर करता है। कई बार यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि अच्छे राष्ट्र का निर्माण किस पर निर्भर है। एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण अध्यापकों पर निर्भर करता है और अच्छे अध्यापकों की प्राप्ति एक अच्छी शिक्षा नीति के माध्यम से ही हो सकती है। यह भी पूछा जा सकता है कि अच्छे अध्यापकों की प्राप्ति किस प्रकार होती है। बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। मैं एक विशेष रुचि रखता हूं। हर वर्ष मेरी ये कोशिश रहती है कि आयु अधिक होने के बावजूद भी मैं हर वर्ष कुछ न कुछ पढ़ता रहता हूं। मैंने भी बीएड की परीक्षा बहुत ही लेट 1993 में दी। और मैंने बीएड शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश की। उस समय एंट्रेंस एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया कि बच्चा कैसे सीखता है, बच्चे की शिक्षा कैसे प्रारंभ होती है। तो मैं आपको बताता हूं कि बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। विद्यार्थी जीवन में अक्सर बच्चों को अपने माता पिता और अध्यापक की नकल करते देखा जाता है।
चाहे वे कुछ गलत अनुकरण का ही प्रदर्शन क्यों न कर रहे हों। बच्चे की शिक्षा तो माता की कोख से ही शुरू हो जाती है। ये क्वेश्चन भी बीएड व नेट परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता रहा है कि बच्चे की शिक्षा का प्रारंभ कहां से होता है? माता की कोख से। बच्चे की शिक्षा तो माता की कोख से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसा स्वभाव व गुण माता लिए होती है उन्हीं का संचार बच्चे में भी देखा जा सकता है। लेकिन बच्चे की सही और उचित शिक्षा का प्रारंभ विद्यालय में शिक्षक के ही द्वारा होता है। तो यह क्वेश्चन भी बार बार पूछ लिया जाता है कि बच्चे की सही शिक्षा, बच्चे की उचित शिक्षा कहां से। अगला पॉइंट है कि परिवार और समाज का छात्र जीवन पर प्रभाव। तो देखिए, परिवार और समाज का छात्र जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। निसंदेह छात्र विद्यालय में शिक्षक द्वारा शिक्षा ग्रहण करता है और शिक्षक का व्यवहार ही उसका निर्देशन होता है। अगर एक शिक्षक गलत आचरण करता है तो विद्यार्थी गलत सीखता है, और अगर एक शिक्षक समय पर विद्यालय में आता है तो बच्चा उसकी नकल करता है। अगर एक अध्यापक बच्चों को अत्यधिक पीटता है तो घर में जाकर बच्चा उसकी ही नकल करता है। अगर अध्यापक अच्छा वक्ता है तो बच्चा उसी का आचरण करता है। तो बच्चे का आचरण अध्यापक पर ही निर्भर करता है कि अध्यापक का आचरण कैसा है। परंतु हमें इस सच्चाई को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए कि पारिवारिक व्यवहार जो परिवार के सदस्य परिवार में व्यवहार करते हैं, सामाजिक व्यवहार और वातावरण भी बच्चे की शिक्षा पर गहरा प्रभाव डालते हैं। बच्चा वही करता है जो उसके परिवार के सदस्य करते हैं, अध्यापक करते हैं और उसके साथीगण, उसके मित्रगण करते हैं। अतः अभिभावकों के लिए भी यह आवश्यक है कि अपने परिवार और समाज में बच्चे की हर तरह से अच्छी परवरिश हेतु सद्भाव व प्रेम पूर्ण वातावरण का निर्माण करें, ताकि बच्चे की शिक्षा में किसी भी प्रकार की मानसिक अस्थिरता पैदा न हो सके। उसके मन में कोई ऐसा मानसिक तनाव ना पैदा हो कि हमारे घर में लड़ाई होती है, हमारे घर में बड़े भाई को सभी उल्टा सीधा बोलते हैं क्योंकि उसकी आदतें गलत हैं। हमारे घर में माता पिता अक्सर लड़ते रहते हैं क्योंकि कोई गलत बात अवश्य। बच्चे के मन में ये बातें मानसिक तनाव पैदा करती हैं। शिक्षा शास्त्रियों ने ठीक ही कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, कि अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो उसमें एक स्वस्थ मन ही निवास करेगा, और अगर आपका शरीर अस्वस्थ होगा तो उसमें अस्वस्थ मन ही निवास करेगा। अतः शिक्षा हेतु बच्चे का शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ होना अति आवश्यक है, जिसके लिए उसे अपने परिवार, विद्यालय और समाज की आवश्यकता पड़ती है। अभिभावकों के व्यवहार का विद्यार्थी जीवन में प्रभाव। अभिभावकों के मन में यह धारणा होती है कि विद्यालय की शिक्षा आरंभ होते ही बच्चे की शिक्षा आरंभ हो जाती है। यह उनकी गलत धारणा होती है, क्योंकि विद्यालय से पूर्व स्थिति में बच्चा घर में अपने बड़ों की छत्र छाया में ही रहता है और अनुकरण करता है। हम सोचते हैं कि बच्चा विद्यालय में हमने भेज दिया और अब अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा। नहीं, विद्यालय से पहले उसकी एक और शिक्षा हो चुकी होती है जो अपने परिवार में, समाज में रहकर वो सीखता है, जो अपने बड़ों का
माँ बाप का, अंकल का, आंट का जो अनुकरण करता है, भाइयों का जो अनुकरण करता है, उसी से वो सीखता है। अक्सर यह देखा जाता है कि बच्चा कुछ जानने की इच्छा रखता है परंतु उसे धमका दिया जाता है या छोटी छोटी बात पर उसे डांट फटकार दिया जाता है या फिर उसकी पिटाई कर दी जाती है। जब बच्चा हमसे पूछता है कि पापा ये क्या है, और हम कहते हैं कि बेटे ये बोतल है, फिर वो कहता है पापा बोतल का क्या करते हैं, हम कहते हैं बेटा बोतल में पानी डालते हैं। फिर वो कहता है पापा बोतल में पानी क्यों डालते हैं, और हमें गुस्सा आ जाता है। या तो हम उसे डांट देते हैं या उसकी पिटाई कर देते हैं। यह गलत है। उसके इन प्रश्नों से यह साबित होता है कि उसकी इच्छा जानने की इच्छा है जिसको हम दबा रहे हैं। हमें उसकी हर इच्छाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए, उसकी हर बात का अच्छी तरह से दबाव देना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति बच्चे में हीनताजन्य विचारों को पैदा करती है। उसके मन में बात होती है कि अगर मैं किसी से कुछ पूछूंगा तो मेरी पिटाई हो जाएगी या डांट दिया जाएगा। यही आदत वो अपने विद्यालय में अपनाता है, जिसके कारण उसे अपनी शिक्षा में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए विद्यालय ही बच्चे की शिक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है, हमारा समाज, हमारा परिवार भी उसकी शिक्षा के लिए उत्तरदायी है। हम बच्चे को जब स्कूल भेजने लगते हैं तो विद्यालय से कुछ अत्यधिक आशाएं कर बैठते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि आज तक 5 या 6 साल के बचपन में विद्यालय से पूर्व शिक्षा में हमने उसे क्या सिखाया है। उसी का प्रभाव बहुत दिनों तक उस पर देखा जाता है। उसका मानसिक स्तर कमजोर हो जाता है, जानने की इच्छा नष्ट हो जाती है और उसके मन में डर का रूप गहरा होता चला जाता है। और फिर शुरू होता है विद्यार्थी जीवन में अध्यापक के समक्ष एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य। हमने जो उसके साथ किया वो किया, हमने डराया, धमकाया, पीटा और उसके उपरांत उसको स्कूल भेज दिया और बोझ डाल दिया अध्यापक पर। और ऐसे बच्चे के लिए अध्यापक को बहुत परेशानियां उठानी पड़ती है। उसके सामने एक ऐसी चुनौती होती है जिसका एकदम उसे सामना करना पड़ता है, जिसको दूर करने में अध्यापक को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अतः अभिभावकों को बचपन में उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए बच्चे की परवरिश करनी चाहिए, अच्छी परवरिश करनी चाहिए। वह उसकी गलत जिद पर भी उसे इतना कड़ा दंड नहीं देना चाहिए। यदि उसकी जानने की इच्छा हो तो उसे जानने में मदद करनी चाहिए ताकि उसकी मानसिक स्थिति में किसी प्रकार का विकार पैदा ना हो। और अध्यापक के समक्ष भी ऐसी चुनौतियां पैदा ना हो कि वह अपनी जिम्मेवारियों के प्रति उदासीन हो जाए। अतः अभिभावकों और अध्यापकों के व्यवहार पर ही बच्चे का मानसिक व्यवहार निर्भर करता है। जानने की इच्छा बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बच्चा जानने की इच्छा रखता है, क्यों रखता है और ऐसी इच्छा उसकी क्यों होती है। जानने की इच्छा छात्र और अध्यापक को का सर्वोत्तम गुण होता है। एक अध्यापक जो अधिक से अधिक जानने की इच्छा नहीं रखता वो पूर्ण अध्यापक नहीं हो सकता, क्योंकि एक अध्यापक की शिक्षा कभी